अगर हाँ। इस बार बीजेपी ने किसी भी तरह बम्बई के ऊपर कब्जा कर भी लिया जी। तो आप तय मान कर चलो कि वो फिर दिल्ली हार गए। अच्छा, मतलब बम्बई कब्जा किया तो दिल्ली हार गए, आगे सर और गुजरात उनके भी सामने है। है ही ये। पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक ए थ्री डायमेंशनल चेस जी। इन रियल टाइम। आप बम्बई लीजिए, दिल्ली दे दीजिए। गुजरात। गुजरात तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट संजय सिंह। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र से पिछले 3 दिनों में एक भूचाल उठा, राजनीतिक भूचाल कहा जा सकता है इसे। लगातार देखा जा रहा है महाराष्ट्र में जो है सत्ता पलट सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, आज फिर टेस्ट पे शरद पवार हैं। आप देख रहे हैं कि पहले एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की गई थी, फेल हो गए। जी। अब ये कोशिश शिवसेना के ऊपर हुई है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कभी सूरत जाके बोलते हैं, कभी गुवाहाटी जाके बोलते हैं, कभी इम्फाल जाके बोलते हैं कि महाराष्ट्र में लौट के इस बात को कह सकें। उसकी वजह है कि ये जो मराठी मानुस है ना, जी। ये बॉम्बे में आर्थिक ताकत नहीं है, लेकिन ताकत तो यही है। आर्थिक ताकत जो है कैपिटल ऑफ इंडिया की जो आर्थिक राजधानी है बॉम्बे, वो है गुजराती, काठियावाड़ी और मारवाड़ी बनियों के पास, उनका कब्जा है। जी। लेकिन जो पॉलिटिकल पावर है वो मराठी मानुस में है। तो अगर वो आहत होगा तो मैं तो अपनी तरफ से ये समझता था कि अगर भारत जो है पॉलिटिकली थोड़ी अभी जानकार होता तो इस टाइम पे महाराष्ट्र में तो इस वक्त ये होती कि बेस्ट चांस है उनके सामने कि वो महाराष्ट्र राष्ट्र की सत्ता में आए। तो महाराष्ट्र तो ऐसा लगता है कि 2024 के पॉलिटिकल फाइनल से पहले ही बिना लड़े शायद सरेंडर कर जाए, अगर ये मराठी मानुस नहीं जागा। सर, आपने एक बात कही है कि मराठी मानुस नहीं जागा। महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो इतनी आसानी से शिवसेना को जाने नहीं देंगे। वहीं जो संजय राउत हैं, उन्होंने कहा है कि भैया जब भी ये विधायक वापस आएंगे इनका महाराष्ट्र में रहना दुश्वार कर देंगे। इस तरह की धमकीबाजी और बयानबाजी की गई है। ये धमकी नहीं है जी। ये उन्होंने उस वस्तु स्थिति को जो भविष्य में होने वाली है आज आपको बता भर दिया है कि जब ये वहाँ लौट कर आएंगे जी। तो इन्हें जाना तो अपने ही समाज के बीच में है, अपने ही लोगों के बीच में है। जी। और अभी आपने जो कहा ना राजनीतिक भूचाल, मेरा मानना ये है कि ये प्रेशर पहले से पहले ही इन विधायकों को महाराष्ट्र में घुसने के बाद जी। इस बात के लिए मजबूर करेगा कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। और अगर ये भी नहीं किया तो मराठी मानुस रिएक्ट करेगा, और अगर ये भी नहीं किया और वो इससे पीछे हटता है या खामोश रहता है तो आप इसे भूचाल ना समझें, इसे सुनामी समझें। जी। ये एक सुनामी की तरह पलट वार करेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो सेंट्रल सिनेरियो है उसमें शरद पवार मराठे का ये बेस्ट चांस है कि वो दिल्ली के ऊपर अपना दावा कर सकें। जी। एकनाथ शिंदे ये नाम बहुत उभर कर आया है पूरे मामले में। 37 विधायकों के साथ वो जाकर गुवाहाटी में बैठे हैं और अब वो कह रहे हैं कि मैं वापस शर्तों पर आऊँगा। अब क्या लगता है ये जो पूरा मामला हुआ है इसकी कहीं ना कहीं जो भनक है उद्धव ठाकरे को थी या नहीं? देखिए, अगर उद्धव ठाकरे को होती तो वही वाली बात है कि जो आज एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर कोई विधायक लघु शंका भी करने जाए तो उस पर शंका करने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अंदर ही अंदर इतना बड़ा असंतोष फल रहा था, तो ये मैं पहले भी अपनी बाइट्स में कह चुका हूँ कि इसकी ना जानकारी होना एक बड़ी हैरत की बात है। और अगर कहीं ये एनसीपी की जिम्मेवारी है, शरद पवार साहब वहाँ कमान में है, तो उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो भी शिवसेना और कांग्रेस के विधायकों पे नज़र रखते, और हो सकता है रख रहे हैं, उन्होंने अभी इंटरफेयर किया नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन ये जो मराठी मानुस की जिसकी आप बात कर रही हो, ये जो है शर्तों की बात नहीं, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बात कह सकता है एकनाथ शिंदे से, क्षमा मांगो और आ जाओ। भाई गलती करके, जैसे अजीत पवार का वाला तो मैंने खेल था, वो तो शे और मात का खेल था। अगर आप बहकाने में भी आ गए तो क्षमा मांग कर आ जाइए, क्या तकलीफ है। शरद पवार कह रहे हैं कि ऐसा है, हम हैं शिवसेना के साथ और ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आप वो ये बात कह रहे हैं तो आप उन्हें बहुत सीरियसली लें, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं और सबसे संबंध मधुर रखते हैं। और लेकिन वो भारत की, देखिए सबसे बड़ी कमी इस वक्त क्या है, जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, पॉलिटिकल कैपिटल तो है दिल्ली और कैपिटल है बॉम्बे। बॉम्बे की थैली के बिना
भारत में इलेक्शन कराना, आज भी अडानी अंबानी बॉम्बे बेस्ड तो हैं, जिनकी वजह से ये सारा खेल पूंजीवादियों का चल रहा है। जी। तो अब ये जो है आर्थिक राजधानी शरद पवार साहब के कब्जे में है। तो बीजेपी की को जो थैलियां मिलनी थी खुले मुंह से, वो बंद मिल रही हैं। वो उनके पास, उनके कब्जे में नहीं है थैलियां। तो बीजेपी 2024 से पहले हर हालत में बॉम्बे पे कब्जा करना चाहेगी। लेकिन उधर भी दांव पे उतना ही बड़ा है कि अगले बहुत साल तक फिर कोई मराठा दिल्ली की दावेदारी नहीं कर सकता। पिछली बार तो शायद 250 साल पहले सदाशिवराव भाऊ ने की थी, और जड़ें तो वहीं हैं, नागपुर में, महाराष्ट्र में। शरद पवार ने कहा कि हम पार्टी के साथ हैं, और अब अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि सत्ता में शिवसेना बनी रहेगी, बहुमत अभी भी उनके साथ है और फैसले लेने का अधिकार अभी भी उन्हें है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान है ये? दोनों के बयान बड़ा और छोटा नहीं है जी। दोनों वस्तु स्थिति बता रहे हैं। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से बहुमत कहाँ सिद्ध होगा? मान लीजिए सारे के सारे विधायकों ने चिट्ठी दे दी राज्यपाल को और कहा कि साहब हम साथ नहीं, बहुमत कहाँ पे साबित होगा? बहुमत साबित होगा फ्लोर पे, और फ्लोर कहाँ है? बम्बई में। और विधायकों को कहाँ जाना पड़ेगा? बम्बई। फिर आपने तो कहा वो कि इस जनमानस के विरोध को जी। जो हो सकता है कि उस वक्त व्यक्त हो, तो उसको ये फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी जानते हैं कि समाज से कटकर वो इस तरीके की पॉलिटिक्स में पड़ के महाराष्ट्र का नुकसान नहीं कर सकते। फ्लोर पर हाजिरी देने की बात आपने कही है, तो मैं बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने 24 घंटे के अंदर सारे विधायकों को कहा है कि आप फ्लोर पर आकर हमसे बातचीत करिए। क्या लगता है, अल्टीमेटम जारी किया है उन्होंने 24 घंटे का कि 24 घंटे के अंदर अंदर आके आपको महाराष्ट्र में हमसे बातचीत करनी होगी? वो महाराष्ट्र में बातचीत करने के लिए कह रहे हैं जी। और अगर वो ये 24 घंटे की भी नहीं मानते, तो संवैधानिक व्यवस्था है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा कि सरकार गिर गई है, फिर सरकार कहेगी कि नहीं हम सत्ता में हैं, तो फिर ये होगा कि भाई बहुमत कहाँ होगा तय? बहुमत तय होगा सदन में। तो सदन बुलाया जाएगा, और सदन कहाँ है? बम्बई में है, तो बम्बई इन्हें जाना पड़ेगा। तो वहाँ ये उस जनमानस का मुकाबला कर पाएंगे, आक्रोश का मुकाबला कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल इस वजह से लग रहा है क्योंकि मराठी मानुस भी जो है वो इस बात से आहत है। संजय राउत जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसा है, कहीं ना कहीं ईडी का दबाव बना दिख रहा है पूरी पार्टी और विधायकों पे, और साथ ही हम इस वजह का जरूर पता लगाएंगे कि आखिर क्या वजह है जो इस तरीके की हरकत विधायकों द्वारा की गई। ये लोग चुपचाप धीरे धीरे काम करते रहे, 2 साल से ये कोई खामोश थोड़ी पड़े थे, ये धीरे धीरे काम करते रहे। ये तो इन लोगों की जिम्मेवारी थी, शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व की और शरद पवार साहब की, कि वो नज़र रखते, इस हद तक नहीं बढ़ने देते। तो कमी तो इनकी रही इस वक्त, और बाकी षड्यंत्र तो पूरे चले ही हैं और उसके अंदर सब कुछ शामिल है। बॉम्बे के बड़े थैली वाले भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि देखिए अभी किसान बिल तो वापस हो गए दबाव में, लेकिन ये जो नया अग्निवीर वाला आया है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और अगर ये पास नहीं हुआ तो इन पूंजीपतियों का बीजेपी पे लगाया गया बहुत बड़ी तादाद का पैसा वो डूब जाएगा, उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो वो दिल्ली की सत्ता को बचाए रखने के लिए अगर बम्बई में इस प्रेशर को झेल लेते हैं तो उनके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट होते हैं, गुजरातियों की तरफ शिफ्ट होते हैं, कि वो मराठियों की तरफ शिफ्ट होते हैं। क्या लगता है गुजरात इलेक्शंस आ रहे हैं इसीलिए बम्बई में इतना बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है? हाँ, नहीं उससे लाभ भी मिलेगा, लेकिन गुजरात इलेक्शन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त महाराष्ट्र को फैसला लेना। सुप्रिया श्रीनाथ ने आरोप लगाया है कि जहां एक और असम में बाढ़ ग्रसित लोग बाढ़ से जो हैं पीड़ित हैं, ऐसे में बीजेपी बाढ़ ग्रसितों की प्राथमिकता रखते हुए कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि विधायकों के रहने के रेडिसन ब्लू जैसे होटल में इंतजाम कर रही है। अरे भाई देखिए, पेमेंट तो इसका कोई ना कोई पूंजीपति कर रहा होगा, लेकिन बीजेपी से ये उम्मीद करना, वो क्या सपनों की दुनिया में है? हाँ। उन्हें वस्तु स्थिति दिख नहीं रही है क्या? जब यूपी में लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पैदल वापस चल दिए, तब बीजेपी ने या आरएसएस ने या सरकार ने इनकी क्या मदद करी? इन्हें सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया था। और तो और यूपी में जिन लोगों ने इनकी मदद करने की कोशिश करी उन पर भी मुकदमे किए गए। जब कोरोना काल में गंगा के तट पे हरिद्वार, इसमें कानपुर में और इलाहाबाद में हजारों हजार शव मिल रहे थे, तब बीजेपी ने क्या करा? एक मरने वाले के पीछे 4 रोने वाले तो होंगे कम से कम।
उनकी सिसकियां तक नहीं सुनाई दी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे तो पूरी तरीके से एक तानाशाही का रूल चल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले लगातार बोली लगा रहे हैं शिवसैनियों की। तो देखिए, जो ये हिंदूवादी तथाकथित हिंदूवादी फोर्सेस हैं, इनकी सत्ता के 3 पाए हैं। एक पाया है इनका ब्राह्मण बुद्धि पेशवा जी। एक है इनका मराठी लट और तीसरा था गुजराती थैली। तो इन्होंने मराठी लट को दरकिनार करके और गुजराती थैली के ऊपर दांव लगा दिया ब्राह्मणों ने। और अब जो है वो स्थिति बदल रही है कि वो वापस एसर्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों सेंटर आसपास ही हैं। तो यहाँ पे इनको चोट पहुँचाने के लिए इस वक्त तो मुझे ये लगता है, देखिए दिल्ली तो हार चुके हैं लोग, लेकिन इस बार मरकज़ को घेरने, हेडक्वार्टर्स को घेरने, संघ कार्य मुख्यालय को घेरने नागपुर जाना चाहिए था। पर देखिए भविष्य में क्या होता है, नज़दीक 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। नितिन देशमुख जो हैं वो सूरत से भागकर वापस नागपुर पहुंचे और बोले हैं कि मैं शिवसेना के साथ हूं, मुझे जबरदस्ती जबरन जो है बंद कर दिया गया था। तो अगर और भी ऐसे जबरन वाले कुछ होंगे, कुछ बहकाए होंगे, कुछ फुसलाए होंगे, कुछ डराए धमकाए होंगे, तो डराने धमकाने वालों की तो इमेच्योरिटी पे मुझे ये थोड़ी सी हंसी इस बात पे आती है कि अगर तुम बाला साहब के परिवार और शरद पवार के साथ राजनीति करते हुए किसी के धमकाए में आ रहे हो तो तुम मूर्ख हो या बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, वरना इतने शक्तिशाली लोगों के साथ आदमी का डर वैसे ही निकल जाता है। आपने बाला साहब की बात की गई है सर, 1992 में भी ऐसे ही कुछ हालात शिवसेना में देखने को मिले थे जब बाला साहब खुद सरकार में थे। अब दोबारा वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? तब से गंगा में बहुत समय बह चुका जी। और अब तो आप ये समझिए कि बाला साहब और शरद पवार दोनों एक ही में हैं। तो वो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने सत्ता दिलवाई, बाला साहब के परिवार को पहली बार शपथ ग्रहण कराई। अगर ऐसा नहीं होता अब की बार तो आप एक बात समझ लीजिए कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी और बड़ी पार्टी, और इसका इतिहास ऐसा है कि ये जिसका समर्थन लेती है उसे खा जाती है। अब की बार शिवसेना को खा गई होती तो शिवसेना जो आज बच रही है वो बच भी शरद पवार साहब की वजह से ही रही कि उन्होंने सांस लेने की गुंजाइश दे दी और सत्ता में इनको पहुंचा दिया। 37 विधायक सर रातों रात जो है वो गायब हो गए, स्ट्रेट ट्रैवल करने लगे और उन्होंने जो है पार्टी छोड़ने की बात कह दी। हाँ, सब अलग अलग कारणों से होते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि घूमने चले गए हो कि भाई चल रहे हैं आओ चलो वहाँ तक सूरत तक चल रहे हैं, बैग आगे फुसला के एक जगह जमा ही तो कराने, उसके बाद बताना है कि हम ले आए। वहाँ से कह के थोड़ी लाए होंगे बहुत सारों को तो। अच्छा। और वहाँ जाके जो है फिर एकनाथ शिंदे जी ने अपना रूप दिखाया होगा, उन्हें लालच दिए होंगे, उनको पदों का लालच दिया होगा, उनको मुकदमों से डराया होगा, उनको छापों से डराया होगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे वहाँ से पहले से ही माथा जोड़ के और बगावत करने के मूड से वहाँ से निकले, क्योंकि अगर ये ऐसा करते होते तो बॉम्बे में भनक लग जाती और ये बॉम्बे छोड़ भी नहीं पाते। सर क्या लगता है अब जो फाइनल कंक्लूजन जो पूरा आने वाला है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर बन गया है कि सीएम हाउस खाली कर दिया गया, तो क्या लगता है शिवसेना सत्ता में रहेगी? देखिए, ऊट पटांग हरकतें करके अगर इस बार बीजेपी ने किसी भी तरह बम्बई के ऊपर कब्जा कर भी लिया जी, तो आप तय मान कर चलो कि वो फिर दिल्ली हार गए। अच्छा, मतलब बम्बई कब्जा किया तो दिल्ली हार गए, आगे सर गुजरात भी है ये पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक ए 3-dimensional चेस जी इन रियल टाइम। आप बम्बई लीजिए, दिल्ली दे दीजिए। गुजरात तो ये वहाँ एक अलग तरीके की तोड़फोड़ करते हैं, वो बिल्कुल अलग स्टेट है जी। और उसके लिए जो अभी तक हम लोगों का एनालिसिस है वो इस वजह से सीक्रेट है कि हमें भी पेट है तो थोड़ा बहुत हम भी जो है अपना खर्चा जो किया है वो थोड़ा मिले तो हम फिर उस एनालिसिस को, विद्या है ये सीफोलॉजी, ये पॉलिटिकल एनालिसिस, साइको एनालिसिस, ये विद्या है, इसमें पैसे लगते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाती हैं ना, किसी की फीस 50 रुपये होती है, किसी की 300 होती है, किसी की 500 होती है, ऐसे ही हमारी भी फीस है। सर तो जब बात वो आपने पुष्पा फिल्म देखी है? जी उसने कहा कि आइडिया बता दो, तो उसने कहा अचार नहीं है कि पूरे गांव के सामने बांटो। जी। सर जब बात महाराष्ट्र की होती है तो शिवसेना और शिवसैनियों को सबसे ऊपर गिना जाता है। अब इस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है शिवसैनियों की, क्या लगता है अब आने वाले वक्त में क्या होगा? एक आखिरी सवाल। शिव सैनिकों की चुप्पी इस वक्त हैरतकारी है। बाला साहब के टाइम में ये रिएक्शन
एकदम आया करती थी। जी। तो मुझे जहाँ तक है कि देखिए दुनिया में चाहे ईश्वर की सत्ता हो, चाहे अल्लाह की हो, चाहे गॉड की हो, चाहे यहोवा की हो, किसी की भी हो, प्रकृति के नियम नहीं बदलते। सत्ता किसी की भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा ना। क्या लगता है सर, तूफान तो से उसी पहले वाली तरीके खामोशी जी है? जी, ये सुनामी के टाइम पे भी सन्नाटा हो जाता है। जी। सुनामी पलट मार कर सकते हैं, उसमें दिल्ली चला जाएगा। अच्छा, तो मतलब कहीं न कहीं सर कहना चाह रहे हैं कि जब शिव सैनी उठेंगे तो कहीं न कहीं लपेटे में दिल्ली को ले जाएँगे। महाराष्ट्र तो जाएगा नहीं हाथ से, दिल्ली भी इनके हाथ से जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।